हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने की बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी लैपटॉप या सिस्टम की मदद से आप वेब लॉगिन करके भी हमारा कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोड से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इन विच ईयर वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक फॉर्म्ड? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ, 1960, 1969, 1975, 1988। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2023? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 जो कि 7 अप्रैल को मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, हेल्थ फॉर ऑल। आपको जानना चाहिए, हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आपको जानना चाहिए 1948 में WHO की फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन किया गया था और उसी दौरान, इस असेंबली के दौरान ही डिसाइड किया गया कि 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा। 1950 से ये डे मनाना शुरू हुआ। आपको बता दें, 7 अप्रैल WHO की जो फाउंडिंग एनिवर्सरी है 1948, उसको भी स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। 2023 में इसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, 7 अप्रैल को एक और डे ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जीनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Indian Bank for non-compliance with certain provisions of the Reserve Bank of India Know Your Customer Directions 2016? RBI ने भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक को जाने निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए इंडियन बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 55 लाख रुपीज़। आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन बैंक पर 55 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है, क्योंकि इंडियन बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू ईयर कस्टमर डायरेक्शन 2016 के कुछ प्रोविजंस का अनुपालन नहीं किया है। इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6.77 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर, क्योंकि इसने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मुथूट मनी लिमिटेड एर्नाकुलम केरल पर, क्योंकि इसने मॉनिटरिंग ऑफ फ्रॉड्स इन NBFCs डायरेक्शन 2016 के कुछ प्रोविजंस का अनुपालन नहीं किया है। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स? किस बैंक ने स्वास्थ्य और सामान्य बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, साउथ इंडियन बैंक। देखिए, आपको जानना चाहिए कि साउथ इंडियन बैंक ने चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाएंगे कस्टमर्स को। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो साउथ इंडियन बैंक के कस्टमर्स हैं, उन्हें चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस की जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सेस प्राप्त हो पाएगा। बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक की। हेडक्वार्टर त्रिशूर केरल में है। CEO मुरली रामकृष्णन है। टैगलाइन है इस बैंक की, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग।
व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज अमोघा थर्ड? अमोघा थर्ड किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आपको जानना चाहिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद, इसने हाल ही में थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, जिसका नाम अमोघ थर्ड है, इसका सक्सेसफुल परीक्षण किया है, सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है। आपको बता दें एक इंडिजिनियस मिसाइल है, भारत में बनी है, इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के तहत। आपको जानना चाहिए अमोघा थर्ड ATGM, ये फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है इसमें, और इसको लॉन्च करने के बाद किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड की रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीज़न द्वारा बनाया गया है, और इसमें डुअल मोड IR सीकर भी है, और इसकी रेंज 200 से 2500 मीटर्स की है। आपको ये भी जानना चाहिए जो ATGM होते हैं, एंटी टैंक गाइड मिसाइल, ये अलग अलग रेंज में आते हैं। शोल्डर से भी लॉन्च कर सकते हैं, कुछ इस तरह की होती हैं, कुछ को ट्राइपॉड माउंटेड वेपन्स होते हैं, कुछ को टीम या पूरी स्क्वाड के साथ फायर करना पड़ता है ना, और कुछ को व्हीकल या एयरक्राफ्ट से भी आप फायर कर सकते हैं, अलग अलग रेंज में आती हैं। विच वुमेन वेटलिफ्टर हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years फॉर फेलिंग अ डोप टेस्ट? डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, संजीता चानू। आपको जानना चाहिए संजीता चानू ये 2 टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं वेट लिफ्टिंग में। हाल ही में इन्हें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा द्वारा 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। आपको बता दें ट्रोस्टेनोलोन मेटाबोलाइट, ये एक एनाबॉलिक एस्टेरॉइड है, इसका टेस्ट किया गया इन पर, ये पॉजिटिव पाई गई, यानी कि इसका कंजम्पशन इन्होंने किया है, कंज्यूम किया है। ये एक प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की प्रोहिबिटेड लिस्ट के तहत, वाडा के तहत। अंडर द G20 डायलॉग फोरम द B20 कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कोहिमा। आपको जानना चाहिए नागालैंड ने B20 जो समिट है ना, जो G20 डायलॉग फोरम के तहत एक समिट है B20, इसका 4th और फाइनल इवेंट होस्ट किया है। कहाँ पर? कोहिमा में, 4 से 6 अप्रैल के बीच में। 29 कंट्रीज से 64 ओवरसीज डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया इसमें। आपको ये भी जानना चाहिए अलग अलग थीम्स रहे, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मल्टीलैटरल बिजनेस पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको जानना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इसने हाल ही में 5 अप्रैल को यूथ 20 Y20 कंसल्टेशन मीटिंग को होस्ट किया है भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत, और इस Y20 समिट का जो फाइनल राउंड है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में होगा। साथ ही साइंस 20 कॉन्फ्रेंस अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, ये हाल ही में हैपानिया इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड अगरतला त्रिपुरा में संपन्न हुआ। इसका थीम रहा क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर। Which state's famous marcha rice has been awarded the geographical indication tag according to the GI registry? GI रजिस्ट्री के अनुसार किस राज्य के प्रसिद्ध मार्चा राइस को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बिहार। देखिए बिहार का काफ़ी फेमस मार्चा राइस, जिसे अपने एरोमा और पैलेटेबिलिटी यानी कि अपने स्वाद के लिए जाना जाता है, इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है GI रजिस्ट्री के अनुसार। आपको जानना चाहिए ये शॉर्ट इंडिजिनस कल्टीवेटर ऑफ राइस वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ग्रो किया जाता है। इसकी जो साइज और शेप है ये ब्लैक पेपर की तरह होती है, इसे मिर्चा या मार्चा राइस बोलते हैं। आपको ये भी जानना चाहिए हाल ही में लद्दाख की जो वुड कार्विंग है, इसे भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। आपको बता दें दिसंबर लास्ट ईयर लद्दाख से ही रट से कार्पो एप्रिकॉट को भी GI टैग दिया गया था। हाउ लॉन्ग विल इंडिया सर्व ऑन द UN स्टैटिस्टिकल कमीशन? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में भारत कितने वर्षों के लिए चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 4 years। देखिए UN स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसमें भारत को चुना गया है 4 साल के पीरियड के लिए, और अगले साल 1 जनवरी से भारत का टर्म शुरू होगा।
तो यहाँ पर भारत को 53 वोट्स में से 46 वोट्स मिले हैं। बात कर लेते हैं इस संस्था की, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम के लिए एक हाईएस्ट बॉडी है। जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं, यहाँ के जो चीफ स्टैटिस्टिशियन हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होती है। इसमें 24 मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा इलेक्ट किया जाता है। किस बेसिस पर? इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। जैसे कि 5 मेंबर्स अफ्रीकन स्टेट से ले जाते हैं, 4 एशियन पैसिफिक स्टेट से और 4 ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से, 4 लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट से, 7 मेंबर्स ले जाते हैं वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए 1954 और 1956 में यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई थी और भारत की ओर से पीसी महालनोबिस ने इसकी प्रेसिडेंसी की थी। बिटवीन विच 2 कंट्रीज इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बीइंग सेट अप? किन 2 देशों के बीच पहला एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया एंड भूटान। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भूटान के किंग हैं जिग्मे केसर नागियल वांगचुक। इन्होंने हाल ही में न्यू दिल्ली में एक बायलैटरल मीटिंग संपन्न की है। इसी के तहत ये भी डिस्कस किया गया है कि किस तरह से भारत और भूटान के बीच फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को सेटअप किया जाए, जो कि जयगांव के निकट होगा। साथ ही इंडिया और भूटान जो एक प्रस्तावित कोकराझार, ये आसाम में है, और गिलेपू ये भूटान में है, इन दोनों के बीच रेल लिंक प्रोजेक्ट भी प्रपोज किया गया है। ठीक है, और ये फर्स्ट एवर रेल लिंक प्रोजेक्ट होगा इंडिया एंड भूटान के बीच में। आपको जानना चाहिए जो भूटानीज किंग हैं, ये 3 दिन के दौरे पर रहे भारत के। इनके साथ भूटान के जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड एक्सटर्नल ट्रेड हैं डॉक्टर तांडी तोरजी, ये भी सम्मिलित रहे। विच क्रिकेट क्लब रिसेंटली कन्फर्ड ऑनरी लाइफ मेंबरशिप टू 5 फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स? किस क्रिकेट क्लब ने हाल ही में 5 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। देखिए, फॉर्मर इंडियन वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन MS धोनी एंड द 2011 ODI वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह, ये उन 5 इंडियंस में से हैं जिन्हें हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब ऑनरी लाइफ मेंबरशिप दी गई है। आपको ये जानना चाहिए अदर 3 इंडियन क्रिकेटर्स हैं इसमें, मिथाली राज, सुरेश रैना एंड झूलन गोस्वामी। Who has been appointed as the head of the 14-member committee set up by the Ministry of Union Housing and Urban Affairs to examine stalled real estate projects? रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित 14 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अमिताभ कांत। आपको जानना चाहिए यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 14 मेंबर की कमेटी स्थापित की है। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत करेंगे, जो कि इंडिया के G20 शेरपा हैं और फॉर्मर CEO हैं नीति आयोग के। इस कमेटी का काम रहेगा कि देश में जो भी रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जामिन करना और किस तरह से उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, इसको रिकमेंड करना। तो इसमें नोएडा CEO, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी ऑफ यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट अफेयर्स में सेक्रेटरी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन और उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी इसमें मेंबर रहेंगे। तो इसमें आप ये याद रखिएगा कि 14 मेंबर कमेटी है ये। कभी कभी कमेटी के मेंबर ही पूछ लेते हैं कितने मेंबर हैं, बाकी हेड आपको बता दिया अमिताभ कांत हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड CM दी योगशाला प्रोग्राम? किस राज्य ने CM दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, पंजाब। आपको जानना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में CM दी योगशाला प्रोग्राम को लॉन्च किया है और पोर्टल भी लॉन्च किया है पंजाब में। इसका मकसद है कि राज्य में एक मास मूवमेंट चलाना ताकि लोग हेल्दी एंड प्रोस्पेरस लाइफ जी सकें। इस प्रोजेक्ट को इनिशियली 4 सिटीज़ में लॉन्च किया गया है पायलट बेसिस पर, पटियाला, अमृतसर, लुधियाना एंड फगवाड़ा। तो यहाँ पर योगशालास फॉर्म की जाएंगी सरकार के द्वारा और ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पर फ्री योगा ट्रेनिंग लोगों को देंगे, ओपन पार्क्स में या फिर अदर पब्लिक प्लेसेस में। पंजाब की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है, कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं।
हु वन द दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल? दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा अरविंद चिदम्बरम। देखिए अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल जीता है। जॉर्जिया के लूका पेचारिक को इन्होंने हराया है। इस तरह से अरविंद को 6 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली है, ट्रॉफी मिली है, और जो पेचेट्स हैं इनको 5 लाख रुपए मिले हैं। सेकंड नंबर पर ये रहे हैं। विच स्टेट हैज टॉप द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022? किस राज्य ने भारत न्याय रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, तो इसमें जो 18 लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें कर्नाटक ने टॉप किया है। किस मामले में? जस्टिस डिलीवरी के मामले में, न्याय देने के मामले में। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, तेलंगाना तीसरे नंबर पर है, सबसे लास्ट में कौन है? उत्तर प्रदेश। किसकी बात कर रहे हैं हम? 18 लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स की जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है। किस बारे में? जस्टिस डिलीवरी से संबंधित बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको बता दें ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है इसको टाटा ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के साथ मिलकर। सबसे पहले 2019 में पब्लिश की गई थी, ये 3rd एडिशन है इस बार। तो इसमें राज्यों में जस्टिस डिलीवरी किस तरह से होती है अलग अलग पैमानों पर रैंक किया गया है, जैसे पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स एंड लीगल एड। उस तरह से सभी राज्यों की परफॉर्मेंस यहाँ पर रैंक की गई है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रैंकिंग ऑफ जस्टिस डिलीवरी। अब देखिए पहले हमने देख लिया था 1 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन के राज्य। अब यहाँ पर देखते हैं 7 स्मॉल स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। इसमें टॉप पर है सिक्किम जस्टिस डिलीवरी के मामले में, फिर अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद त्रिपुरा है, सबसे लास्ट में कौन है? गोवा। और 1 करोड़ से ज़्यादा के मामले में लास्ट में कौन था? उत्तर प्रदेश। शॉर्टेज ऑफ जजेस के बारे में बताया गया है कि इंडियन जुडिशरी, यहाँ पर जजेस की काफ़ी शॉर्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है सही नहीं है। राइजिंग जो केसेस हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी बढ़ोतरी हो रही है, केस लोड काफ़ी बढ़ रहा है, और जो क्लियरेंस रेट है, केस क्लियरेंस रेट है CCR, ये भी डिक्लाइन हो रहा है लोअर कोर्ट्स में। दिसंबर 2022 तक हाई कोर्ट्स में केवल 778 जजेस कार्यरत हैं, जबकि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 1108 जजेस की है। पेंडेंसी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग पर जज, ये भी काफ़ी, इसमें भी राइजिंग देखने के लिए मिल रहा है ज़्यादातर स्टेट्स में अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें, जबकि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस की वो सेम है। क्या कह रहे हैं कि जजेस की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है कि इतने जज होने चाहिए वो तो सेम है, लेकिन पर हेड जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। एक जज के पास जो केस पेंडिंग है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस की वो बढ़ नहीं रही है। एवरेज पेंडेंसी अगर हम देखें हाई कोर्ट में तो ये हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 11.34 ईयर्स। उसके बाद वेस्ट बंगाल, और जबकि सबसे लोवेस्ट जो पेंडेंसी है ये त्रिपुरा में 1 साल की, उसके बाद सिक्किम, फिर मेघालय। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे लोवेस्ट केस पेंडेंसी कहाँ पर है, तो आंसर होगा त्रिपुरा, ठीक है। सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। इंक्रीज केस लोड, यहाँ पर बताया गया है कि जो पर जज केस लोड है ये भी बढ़ रहा है, और 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में 2018-2022 के बीच में केस लोड पर जजेस में काफ़ी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। नेक्स्ट है केस क्लियरेंस रेट, तो केस क्लियरेंस रेट हाई कोर्ट्स में इम्प्रूव हुआ है 6% पॉइंट से, यानी कि 88.5% से बढ़कर 94.6% हुआ है यदि हम 2018-19 से 2022 की बात करें। तो हाई कोर्ट्स में तो ठीक है, केस क्लियरिंग रेट बढ़ रहा है, लेकिन जो लोअर कोर्ट्स होती है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है 3.6 पॉइंट्स का। हाई कोर्ट्स में जो क्लियरेंस है ये बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ये घट रहा है। 2018-19 में केवल 4 हाई कोर्ट्स ऐसे थे जिनका केस क्लियरेंस रेट ये 100% या इससे ज़्यादा था, लेकिन 2022 में ये बढ़कर 12 हाई कोर्ट्स हो गए, तो ये एक अच्छी बात है। कोर्ट हॉल्स की बात करें तो जो नंबर ऑफ कोर्ट हॉल्स हैं ये सफिशिएंट है एक्चुअल केसेस के मामले में, लेकिन स्पेस अभी भी प्रॉब्लम बना हुआ है। अगस्त 2022 में 21,014 कोर्ट हॉल्स रहे, 24,631 सैंक्शन जजेस के लिए,
यानी कि 14.7% का शॉर्टफॉल देखा गया। अच्छा, बाकी कुछ हम चार्ट से देख लेते हैं। नेशनल डेफिसिट की बात करें तो एवरी स्टेट हैज़ statutorily mandated quotas for SC, ST, OBC in the police. Only Karnataka has been able to fulfill these reservations. वुमेन की बात करें, नॉट अ सिंगल स्टेट और यूटी मीट्स देयर ओन रिजर्व कोटास फॉर वुमेन इन पुलिस। इस तरह से आप रूरल अर्बन डिवाइड देख सकते हैं। जुडिशरी की बात करें तो नो कोर्ट वर्क्स विद अ फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ जजेस एक्सेप्ट द हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन चंडीगढ़। तो कोई भी हाई कोर्ट है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ काम नहीं कर रही है, किसे छोड़कर, सिक्किम और चंडीगढ़ को छोड़कर। इस तरह से आप बाकी प्रोविजंस भी देख सकते हैं। जैसे केस क्लियरेंस रेट देखें, केवल केरल में जो है 100% केस क्लियरेंस रेट है। तो ये भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस तरह से आप SHRC देख सकते हैं, 33,312 टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हैं ये 25 स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस में। 33,312 काफ़ी बड़ी संख्या। इस तरह से आप CCTV का देख सकते हैं, लीगल एड देख सकते हैं, है ना, और प्रिजन्स के बारे में भी देख सकते हैं। 32 स्टेट्स में जो है अंडर ट्रायल जो है 60% से ज़्यादा अंडर ट्रायल से। चलिए, ये क्वेश्चन भी ध्यान से सुनिएगा। इन इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑफ फिस्कल ईयर 24 ऑन April 6, 2023, what was the decision of the Monetary Policy Committee of RBI regarding the policy repo rate? 6 अप्रैल 2023 को फिस्कल ईयर 24 की अपनी पहली बैठक में नीति रेपो दर के संबंध में RBI की मौद्रिक नीति समिति का क्या निर्णय रहा है? ऑप्शन है आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, होल्ड इट एट 6.50%। क्वेश्चन आपको समझ में आया? फिर से पढ़िए। इन इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑफ फिस्कल 24 ऑन April 6, 2023, व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ RBI रिगार्डिंग द पॉलिसी रेपो रेट? जो पॉलिसी रेपो रेट है उसके रिगार्डिंग RBI का क्या निर्णय रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, होल्ड इट एट 6.50%। तो जो रेपो रेट है वो 6.50% पर होल्ड रखा है, इतना ही रिमेन रखा है जितना पहले था। चलिए, अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए, 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है RBI की। तो इन्होंने यूनैनिमसली यानी कि सर्वसम्मति से जो पॉलिसी रेट है उसको होल्ड रखा है 6.50% पर, कुछ चेंज नहीं किया है। इस तरह से लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF ये भी 6.50% रहा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट भी अनचेंज रहा 6.25%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 6.75% रहा है। तो ये तो सर्वसम्मति से रहा। लेकिन अब जो ये मैं पढ़ने वाला हूँ इसमें क्या रहा, इसमें 6 में से 5 मेंबर्स एक साइड थे और 1 मेंबर की राय अलग थी। वो क्या थी हम जानेंगे। पहले आप ये जानिए, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना इस बार की, ये इनकी पहली मीटिंग थी फिस्कल ईयर 24 की, क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू हुआ है ये वाला फिस्कल ईयर 24। तो इसकी पहली मीटिंग थी 6 अप्रैल को। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया है यहाँ पर जो अकोमोडेशन का जो स्टैंस रहता है ना RBI का अकोमोडेशन का, उसको विड्रॉल हम रखेंगे, इस पर फोकस रहेगा। हम अकोमोडेशन की नीति नहीं अपनाएंगे, अकोमोडेटिव स्टैंस नहीं रखेंगे। इसके बारे में आपको भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो RBI ने कहा ना कि अकोमोडेटिव स्टैंस हम नहीं रखेंगे, तो इस पर 5 मेंबर तो सहमत रहे, लेकिन एक सहमत नहीं रहे। वो कौन थे? प्रोफेसर जयंत R वर्मा, ये याद रखिएगा। अब देखिए, जो प्रीवियस बाई मंथली रिव्यू हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी का 8 फरवरी 2023 को, उसमें RBI ने रेपो रेट 25 BPS बढ़ाकर 6.5% किया था। उसे ही अभी भी RBI ने रिटेन रखा है। 2023-24 में इन्फ्लेशन 5.2% रहेगी, जबकि फरवरी में 5.3% RBI ने बताया था। साथ ही RBI ने 2023-24 के लिए अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ बताई है ये 6.5% बताई है इंडिया के लिए, फरवरी में 6.4% बताई थी। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सिक्योर्ड वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल भी लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा प्रवाह, यानी कि प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ताकि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उनको सिंप्लीफाई किया जा सके, स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ये पोर्टल ये बताएगा कि कोई एप्लीकेशन है उसको डिसाइड करने के लिए कितनी टाइम लिमिट है ना, उसके अप्रूवल करने के लिए क्या टाइम लिमिट है, ये बताएगा प्रवाह। आपको बता दें, जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी ये 6 से 8 जून के बीच होगी। अब हम बात करते हैं अपने एकोमोडेटिव स्टांस की। देखिए, एकोमोडेटिव स्टांस का मतलब क्या होता है कि RBI मार्केट में पैसा लाना चाहती है ना।
लिक्विडिटी बढ़ाना चाहती है। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करती है, जो अपना जो पॉलिसी रेट है ना, उसको कट कर देती है, घटा देती है। तो वही आरबीआई कह रही है कि हम अकोमोडेटिव स्टैंस नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट में पैसा नहीं लाना चाहते, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लिक्विडिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, हम पॉलिसी रेट जो है उसको कम नहीं करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। अच्छा, एक होता है न्यूट्रल स्टांस। अच्छा, जो ये अकोमोडेटिव स्टांस है ना, ये आरबीआई कब यूज़ करती है, जब आरबीआई का फोकस ग्रोथ पर हो, ना कि इन्फ्लेशन पर। अगर इन्फ्लेशन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फोकस रहेगा तब आरबीआई मनी सप्लाई थोड़ा ना बढ़ाएगा। अच्छा, दूसरा होता है न्यूट्रल स्टांस। उसमें आरबीआई जो रेपो रेट है उसको घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। फिर तीसरा आपके पास आता है हॉकिश स्टेंस। हॉकिश स्टेंस में क्या होता है, आरबीआई का जो फोकस रहता है वो इन्फ्लेशन पर रहता है, इन्फ्लेशन ना बढ़ पाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, जो रेपो रेट है, ठीक है, उसको बढ़ाता है, मनी मार्केट से एब्सॉर्ब करता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है जब रेपो रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, एकोमोडेटिव स्टैंस जिसमें कि फोकस ग्रोथ पर रहता है, इन्फ्लेशन पर इतना नहीं रहता है, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ाते हैं। न्यूट्रल में कुछ भी हो सकता है, घट भी सकती है रेपो रेट, बढ़ भी सकती है पॉलिसी रेट। और हॉकिश में क्या हुआ, आपका जो आरबीआई का जो ध्यान रहता है वो इन्फ्लेशन के लिए रहता है कि इन्फ्लेशन ना बढ़ पाए, इसलिए जो पॉलिसी रेट है वो बढ़ जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आप ये नेट से इसको पढ़ेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या इसका मतलब था। बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये तीनों ही टर्म। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। इन विच स्टेट इज द क्लाईगुंडा एयरबेस सिचुएटेड, वेस्ट बंगाल। विच कंट्री पास्ड अ बिल ऑन April 3rd टू रिमूव मैंडेटरी डेथ sentences, Malaysia. The Kashi Tamil Sangamam was organized by which ministry under the government of India, Ministry of Education. Dial-up internet speeds were theoretically capable of reaching a maximum speed of how many kilobits per second? 56 kilobits per second. Which scheme by the central government was launched to provide hand-holding support to street vendors to tide over the pandemic-induced economic stress? PM Swanidhi. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिएगा। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। Who has become the fastest Indian to take 50 wickets in IPL history? Who has been appointed as the next ambassador of India to Greece? Which ministry organized a seminar on 7 decades of the Constitution of India? Government to add gigawatt of renewable energy capacity annually for the next 5 years to achieve the target of 500 gigawatt by 2030. देखिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इस तरह के मैसेज आपके आते रहते हैं जिन्हें हमारे करंट अफेयर्स से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आप ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं यदि आपको भी हेल्प मिली है, कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम में हम आपके मैसेज शेयर करेंगे और भी एस्पिरेंट्स के साथ, ताकि उन्हें कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ आप सही प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कोशिश किया कीजिए कि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप जरूर से दें। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।